गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी को लेके बहुत सारी क्वेरी थी कि इस पर कोई तो आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। मेरा मानना ये था कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती तो आसान होता, लेकिन चूंकि चैनल की थीम ये है कि मैं भी एक्टिविटी के एस्पेक्ट में इक्वली पार्टिसिपेट करता हूँ। जब भी कोई चीज़ ऐसी हो जो स्टूडेंट को डाउटफुल हो, मैं रिप्लाई करता हूँ उसका। मेरा यही मानना है कि जो पहला नोटिस आया है उसमें 550 सीट्स हैं और लेट वेट टिल 5 दिसंबर 6 दिसंबर जो भी उन्होंने टाइम पीरियड मेंशन किया है, उसके बाद हम कुछ बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। रही बात सिलेबस या पैटर्न की, तो कुछ भी हो, सिविल पूछा ही जाएगा, जीएस पूछा ही जाएगा, हिंदी पूछी ही जाएगी। बदल सकते हैं, फॉर्मेट बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। उस पर कमेटी बनाई थी, फिर कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे। एक न्यूज़पेपर ने ये लिखा कि सुझाव सारे आयोग ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब कमेटी ने वही सुझाव दिए जो पहले थे, बाकी सुझावों को निगलेक्ट कर दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ भी उस पर बोलना समझदारी नहीं है कि मार्केट में ये खबरें उड़ रही। मैंने ये कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए। जैसे एसएससी जेईई मेंस हुआ है, सबने अपने अपने लेवल पे एफर्ट लगाए, सबने अपने अपने इंटेलेक्ट से कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, सबके अपने अपने नंबर आए। अब उन्हें आरआरबी जेईई उनका एग्ज़ाम लगा है, यूपीपीएससी एई ने या नोटिफिकेशन के लिए एक नोटिस दे दी है, उनका ईएससी सिविल भी लगा है। तो हमें स्टूडेंट के एस्पेक्ट में भी ये सोचना हो कि उनका मस्तिष्क डस्टबिन नहीं है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं चाहूँ तो डेली एक वीडियो आपके सामने इस तरीके की, जैसे कुछ लोगों का प्रोफेशन ही यही है कि मुझे डेली वीडियो डालना है और उनको बच्चे भी मिलते हैं। तो मेरा मानना ये है, द माइंड ऑफ द सिंसियर एस्पिरेंट इज़ नॉट द डस्टबिन। वी कैन नॉट पुट एनीथिंग इन दैट और जस्ट फॉर सेक ऑफ कि मुझे याद रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए। और फिर इंजीनियरिंग पास आउट्स के लिए कोच को ढूंढना, मतलब इंजीनियरिंग पास आउट वो अपने आप में एक कोच होता है इन मल्टी डायमेंशन में, आसान नहीं है। फिर भी कंजम्पशन का युग है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए मस्तिष्क के लिए। ऐसा मस्तिष्क हमारे इर्द गिर्द अगर हमारे ऐसे मस्तिष्क हैं जो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ मांगेंगे। और ऐसे नतीजे में जो मेजॉरिटी के नतीजे होते हैं वो हमारे नतीजे होते हैं। जो सीटें होती हैं वो मेजॉरिटी की नहीं होती, माइनॉरिटीज़ के लिए होती हैं। माइनॉरिटी इन द सेंस बहुत कम लोगों के लिए सीटें होती हैं सिलेक्शन के लिए। तो फिर हमारे सामने जो नतीजे आते हैं ना, वो भी फिर मेजॉरिटी वाले आते हैं और मेजॉरिटी में लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। तो जब हम मेजॉरिटी के सेंस में जाते हैं तो हमारे साथ वही चीज़ें आकर करती हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि मेरी तरफ से क्या कोशिश है। ये आप चाहें तो नोटिफिकेशन के बाद इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वही बात रहेगी जनरली कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। मेरे करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यूपीएई के रिगार्डिंग कुछ समझा देना चाहता हूँ, जो कि कोई नहीं समझाने वाला है आपको, क्योंकि इस समझाने से कोई बेनिफिट निकलेगा नहीं। इसमें कोई सेल्समैन टाइप की चीज़ नहीं है कि आप हमसे जुड़िए, उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। ये चीज़ इससे आपका क्लियरेंस हो जाएगा। जो आप मानसिक तल पे तैयारी कर रहे हैं यूपीएई की, वो थोड़ा रियल प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। है क्या कि सपोज अदर स्टेट्स के भी लोग मिला लो, यूपी के भी मिला लो, सारे लोग एक्टिव हो गए हैं जो 2016 से बीटेक किए हैं। उसके पहले वाले लोगों को मैं नल मान के चल रहा हूँ, 2-4 लोग होंगे, छोड़ देते हैं। और 2024 तक के सभी पास आउट इस फॉर्म को भर रहे हैं। इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा माना भी जा रहा है। ऐसी तमाम बातें हम कर लेते हैं और उनकी एक संख्या डिसाइड कर लेते हैं। सपोज हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, 80,000 कर दी, आप चाहो तो 1 लाख कर लो, जबकि कम रहेगी। हमने इतनी कर ली कि सिविल के इतने स्टूडेंट इसमें फॉर्म पेपर भरने आ रहे हैं और पूरे पेपर का डिसाइडिंग फैक्टर मैंने कर लिया कि 100 क्वेश्चन सिविल के हो रहे हैं। जैसे एसएससी मेंस हुआ, 100 क्वेश्चन ही थे सिविल के, हमने 100 क्वेश्चन सिविल के कर लिए और ये 80,000 लोग इस पेपर को देने आ रहे हैं। इसमें मैंने जो 3 सर्किल बनाए हैं वो आपको यूपीएई के एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसकी ग्रेविटी लेवल यही है कि ठीक ठाक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है उसको देखिए। ये वाला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है, इसमें आपके लगभग 60,000 स्टूडेंट आ जाते हैं। जबकि मेंस का पेपर हुआ था तो 80,000 नहीं बैठे थे, लेकिन हम उसका एक आपके सामने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
80,000 में 60,000 इस वाली टेरिटरी में आ जाएंगे। ये टेरिटरी कौन सी है ये अभी बताएंगे। इसके बाद सेकंड वाली जो बेल्ट है, जो सेकंड वाली बेल्ट है इसमें लगभग 15,000 लोग आ जाएंगे, और जो थर्ड वाली बेल्ट है इसमें 5 के आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट यूपीपीएससी एई, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू। अब ये जो लास्ट बेल्ट है ये है 62 लगभग, आप ये मान के चलो 60 to 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 में, और सही हैं इफेक्टिवली। और जो दूसरी वाली बेल्ट है इसमें आप मान के चलो 65 to 72 सही हैं इफेक्टिवली, और जो तीसरी वाली बेल्ट है वो 72 से लेके 99 कर लो। अलो 99 किसके आ रहे हैं, फिर भी एक आइडियल कंडीशन कर लेते हैं 72 to 100। और सिलेक्शन या इंटरव्यू देने का कोई खास मतलब निकले वो 72 से 100 है। इसमें आपको जाना है, इसमें 60 के रहेंगे ही रहेंगे, ये भी जान लेना। इसकी सिचुएशन जो 65 से 72 है, इसकी सिचुएशन कैसे बने, और जो 72 to 100 है यहाँ तक कैसे पहुँचें, इसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। इसमें तो आप हैं ही, कोई भी हो, इसी में है। यहाँ से यहाँ के लिए ये आपके एफर्ट हैं जो ओवर द टाइम आप लगाएंगे, ये आपके एफर्ट हैं जो ओवर द टाइम आप लगाएंगे, ये आपके एफर्ट हैं। अब ये तो बात हो गई कि जैसे कोई भीड़ है तो उस भीड़ को लेके जो मन में है, बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत नहीं है। टाइप ऑफ प्यूपिल जो हैं आपके सामने, उनका जो एक तरीके का रोल है, टाइप ऑफ प्यूपिल का जो रोल है उसको समझना है। जैसे मैंने ये इस स्माइलिंग पर्सन बनाया, ये वो लोग हैं जो यूपीआई में हो चुके हैं, उनको मन का डिपार्टमेंट नहीं मिला है, दे आर स्माइलिंग इन द कॉर्नर। मुझे पीडब्ल्यूडी चाहिए, ये फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। इनको हम चाह कर मोटिवेट नहीं कर सकते, चाह कर डिमोटिवेट नहीं कर सकते। उनके पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, उनमें कुछ कम एज के जाहिर सी बात होंगे। और ये जो स्टार्ड कैंडिडेट हैं, ये ठीक ठाक स्तर पे जो 2016 से लेके अब तक के पास आउट्स हैं, उनमें कुछ लोग हैं छोटे छोटे, आप ये समझ लो कि किसी तरीके से कंटेंट राइटर हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत असिस्ट कर रहे हैं, आरआरबी जेई की कोचिंग चला रहे हैं, या एसएससी जेई के टायर 1 में हैं। एक स्टार्टअप अगर देख लो जो इंडिया लेवल पे है, सबने वर्टिकल इस सेंस में लॉन्च कर दीजिए, चाहे मालिक को कुछ पता हो ना पता हो, वर्टिकल लॉन्च करो और हायरिंग निकालो। 50 लोग निकल आ रहे हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। तो वो लोग भी आप ये ना समझिएगा कि आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इस वाले एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन आने में जो लोग आएंगे वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी होंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, वो चाहे अपकमिंग वाले हों। अब आपके जो कंपटीटर हैं, अगर आप नीचे देखें ध्यान से, तो 2016 से 2018, 2019 से 2021, 2022 से 2024 मैंने मेंशन किया है, ये 3 पास आउट्स हैं। 16 से 18 वाले ने दोनों पेपर की फीलिंग ली है, 19 से 21 इनमें दोनों पेपर में इंटरव्यू देने वाले भी लोग होंगे। अराउंड 100 कॉमन पीपल, ऐसे भी होंगे 150 लोग जिन्होंने सिर्फ 2019 का इंटरव्यू दिया है, ऐसे भी होंगे जो 2021 का होगा। ओवरऑल अगर उनका 600-700 लोग मान लो, उनको तो आप हटा नहीं पाओगे। अब उनमें से कुछ ईएससी में हो गए होंगे, बहुत कम, 7-8-10 पॉसिबिलिटी है। कुछ एई एमपीए में हो गए होंगे, कुछ जेई एसएससी में, बहुत कम, 10-12, 15, 10-12 फिर भी बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसके लिए स्पेशल हैं। अब जो 2022 से 24 हैं, जिनके लिए ये वीडियो डाले गए कि कैसा पैटर्न था उसको जानूं, ये लोग भी बहुत बेहतरीन लोग हैं। 2022 से 24 का जो पास आउट है, 22 का पास आउट, 23 का पास आउट, 24 का पास आउट, इसकी डेंसनेस को या इसके इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस को आप कम नहीं ले सकते हैं। ये हम इस एग्ज़ाम में जो हमारे योद्धा हैं अगेंस्ट में या कंपटीटर हैं, उनको हम समझने की कोशिश आपको समझाने के वे में कर रहे हैं। तो 22, 23, 24 के जो पास आउट्स हैं उनके लिए फ्रेश एग्जाम है। वो बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं देखेंगे, वो केवल नोटिफिकेशन में सिलेबस, पैटर्न एंड डेट ऑफ एग्जाम देखेंगे और अपने माइंडसेट से जुटेंगे, जिनके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। अब बात आती है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं बैच चलाता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति उसमें शामिल हो उसके पास कोई भी बचकाने पने, किडिस माइंडसेट ना हो। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। आपका कंपटीशन इन 60 से नहीं है।
हम उसी को लेने की स्थिति में होंगे जो इस वाली बेल्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसीलिए हम ये फॉर्म भरवा रहे हैं, फिल द MGCI फॉर्म। पहले आपको MGCI फॉर्म भरना है अगर आप आयन बैच के हिस्सा होना चाहते हैं। हम कोई नाम भी नहीं बताना चाहते हैं, कॉलेज भी नहीं बताना चाहते, हम बैच लेना चाहते हैं। बहुत से एग्जिस्टेंस शुरू हो जाएगा अभी 2-3 दिन बाद, उसमें आप खूब जाइए। मैं उसमें ना नेगेटिव बोलता हूँ ना पॉजिटिव बोलता हूँ। एग्जिस्ट करती है टीचिंग, यू शुड टेक दैट, बट आई विल टेक योर प्रॉपर इन्फो। मैं बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहूँगा। चूँकि अभी जैसे मैंने मेंस का बैच ख़त्म किया है, मेरे पास पूरा डाटा है। अराउंड 37 to 40 कैंडिडेट्स वेयर देयर, और एक एक कैंडिडेट ने कितने टेस्ट दिए, उसके कितने मार्क्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैंने आगे टिक कर ली है। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत, अगर देखा जाए तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो परफॉर्मेंस उन्होंने की है। मैं 2 तरीके के विजन रखता हूँ, एक है एफर्ट मैक्सिमम एंड आउटपुट सेटिस्फैक्शन। आउटपुट का मतलब अगर मैंने एफर्ट डाला कि आपको CPWD मिले, आपको MES मिला, आपने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ। आपने 10 टेस्ट में 4 टेस्ट दिए, 6 टेस्ट आपने छोड़े, अपने लिए अन्य चीज़ें वैल्यूएबल बताई, तो क्या जो दूसरा व्यक्ति 10 टेस्ट दे रहा है उससे तुम आगे निकल जाओगे? वो भी तो वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो चीज़ तुम चाह रहे हो उसकी संख्या भी लिमिटेड है। तुम्हारे पास 6 टेस्ट छोड़ने के बहुत जेन्युइन रीजंस हैं। उसमें एक्चुअली ऑन दैट डे आई वाज हैविंग अ वेरी इमोशनल ब्रेकडाउन, एंड नेक्स्ट डे आई वाज हैविंग वेरी हेल्थ इशू, आफ्टर दैट आई वाज हैविंग ए मैरिज। तो जब आपका माइंड सेट इस तरीके का है कि किसी मैरिज में जाना, किसी इमोशनल वे में टूटना, इन सब में समय को ठीक ठाक खपाना, आपका मेंटल कंट्रोल इस लेवल का है, तो फिर मेहनत वाला एस्पेक्ट या नॉलेज या टैलेंट या हार्डवर्क का एस्पेक्ट उससे मैच थोड़ी ना करेगा। कहीं ना कहीं तो आपको साइंटिफिकली भी देखिए, लॉजिकली भी देखिए, वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा आप अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे कैसा मानते हैं। ये बात एग्जाम में नहीं मैटर करती है। ये बात एग्जाम में केवल ये मैटर करती है कि उसके एस्पेक्ट में आपके माइंड से जो हार्ड वर्क हुआ है उसकी रिटेंटिविटी बिफोर द एग्जाम टाइम आपने कैसे डील की है। पूरे दिन पढ़ा है UPA एग्जाम से पहले, मेरे पास बता नहीं सकता हूँ मैं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उन सब चीज़ों के लिए पहले से अभी इसी ड्यूरेशन में तैयार कर लो। इसीलिए मैंने चीज़ें जो लिखी हैं जो मेरे बैच में आपको जोड़ने के लिए ज़रूरी हैं। MGCI फॉर्म भरना ही भरना पड़ेगा। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, नंबर में मेंशन कर दूँ, नहीं बाद में आपको लगे कि सारी इन्फॉर्मेशन में मेन चीज़ पता नहीं चली। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करेंगे, MGCI फॉर्म आएगा, प्रिंट आउट लीजिए, फिल करके भेज दीजिए। ये आपकी पहली ड्यूटी है, फी पहली ड्यूटी नहीं है। और सेकेंड नंबर पे मतलब इसके साथ आप ये कर लीजिएगा, 2 सेट रखिए 500 पेजेस के। 1000 पेज आपके पास होने चाहिए जो फिल किए जाएंगे आपके द्वारा। डेली आपको कम से कम गिरी स्थिति में 10 पेज लिखने ही है, ज़्यादा ही जाने चाहिए। 10 पेज मतलब 20 इधर उधर करके 20 सेट हो जाएंगे एक तरीके से। आगे पीछे अगर लिखेंगे, क्या लिखना है ये हम डिसाइड करेंगे। मस्ट हैव ESE PYQ लेटेस्ट बुक्स। लेटेस्ट बुक्स रखिए, अगर आपके पास 2019 तक की हैं, 20 तक की हैं, तो 21, 22, 23, 24 का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। इसके बाद है आपके पास लूसेंट 1 लाइनर, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक दोनों होनी चाहिए। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव बुक जिस भी भाषा में सरल आपको महसूस हो। इंग्लिश में सरल महसूस होता है इंग्लिश की लीजिए, हिंदी में होता है हिंदी में लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, हमारे द्वारा जो GS पढ़ाई जाएगी उसमें भाई इंग्लिश ही रहेगी, स्पष्ट है। WPS ऑफिस 1 ईयर परचेज। WPS ऑफिस का 1 ईयर परचेज क्यों करना पड़ेगा उसको समझ लो। मेरा मानना ये है, या तो आप जो मैं आंसर शीट दूं उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उस पर गोला भरने की आपकी या ABC ऑप्शन करने की आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे। और ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं हो सकता कि सारा फिजिकलिटी पॉसिबिलिटी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो हो सकता। मैंने पेपर डाला, मैं छोटे फॉन्ट में इस बार करूँगा कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस इस्तेमाल करना पड़े। बाकी जब आप प्रिंट निकालें तो DOC हम कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेस फॉर्म में कर देगा। DOC PDF दोनों शेयर कर दिया करेंगे, तो उससे ये चीज़ आपको हो जाएगी। आपको प्रिंटर वाले से दोस्ती या तो रखनी पड़ेगी कि भाई मैं हर हफ्ते या हर 3 दिन में आपके सामने होऊंगा, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये आप चाहे सेकेंड हैंड प्रिंटर ले लीजिए, बहुत नहीं है, OLX वगैरह से आपको मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिनके लिए एग्ज़ाम निकालना है, तैयारी नहीं यहाँ पे होगी। ये बात साफ सीधी है, आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैं लूँगा नहीं।
जो इनिशियल फेज में आ जाएंगे वही बैच का हो जाएगा। इस बैच में ये नहीं है कि अगर 31st पर्सन आ गया तो नहीं लेंगे, 51st पर्सन आ गया तो नहीं लेंगे। मुझे पता है कि एक निश्चित नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही इन्फ्लुएंस होंगे रियलिटी में, क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग है ना, तो आसान नहीं है। और मैं इस चीज़ को बहुत आपसे ही नहीं कहता हूँ, अगर आपके माइंडसेट को लगता है तब आप इसको करिए, क्योंकि कहीं पे भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा दैट्स वाई, ऐसा लगा नहीं, बहुत साफ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लाइब्रेरी में अपनी कॉर्नर की सीट फिक्स कीजिए या अपनी सीट फिक्स कर लीजिए, या तो कॉर्नर की सीट पे अपना दावा ठोक दीजिए कि मैं यहीं बैठूंगा, या सीट फिक्स कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस समय लाइब्रेरी ओरिएंटेड हैं, जाहिर सी बात है वहाँ एक सोलेस इन्वायरमेंट मिलता है। या तो रूम में अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, टाइमिंग क्रिएट कीजिए, लेट नाइट की, अर्ली मॉर्निंग की। आपको 3 घंटे 4 घंटे एक स्थिति में बैठना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसकी मतलब 6 घंटे तक इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग 3 घंटे से कर सकते हैं। डेली शेयरिंग ऑफ पेरेंटल कंट्रोल टाइमिंग ऑफ मोबाइल यूज, मोबाइल पे जो यूज करते हैं उसमें सेटिंग में जाएंगे, पेरेंटल कंट्रोल पे जाएंगे, वहाँ पे आपने कहाँ कहाँ अपना माइंड से, आँखों से इस स्क्रीन को कहाँ कहाँ दिमाग खपाया है वो हमें चाहिए, क्योंकि मुझे आपको उस ट्रैक पे लाना है जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होता है। गोला नंबर फर्स्ट में लाना है, गोला नंबर 3 से आते हुए गोला नंबर 2 और फर्स्ट में लाने की प्रोसीजर है। आई नो दैट हाउ टू रीच देयर। हेल्दी रिलेशनल स्टेटस, इमोशनली स्टेबल पर्सन चाहिए, रोती हुई स्थिति नहीं चाहिए, ना भीतर ना बाहर, बाहर हंस रहे हैं भीतर रो रहे हैं, वो भी बहुत खराब स्थिति। जो भी माइंड में जाएगा सब इधर उधर कचड़ा बन जाएगा। पहले रियलाइज कर लीजिए कि जो घर के इशूज हैं उन पर एक कागज़ पे लिख लीजिए कि ये इशूज आज है, अभी तक नहीं सुलझे तो इन 6 महीने में नहीं सुलझने वाले हैं। और अगर सबसे ख़राब भी हो जाएगा तो 6 महीने बाद में जो हो जाऊँगा उनमें होने वाले नुकसानों को मैं पूरे जीवन नहीं छोड़ो 1 साल में बराबर कर दूंगा। ये बात बहुत ऑब्वियस है, चाहे करोड़ों तक का मैटर हो। इस जॉब से के बाद पैसे के एस्पेक्ट में तो कोई समस्या आनी ही नहीं आनी है। बड़े स्तर पे है, ज़मीन की बात है, खेती की बात है, कुछ भी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, आप जब एज ए जिसके सामने रिप्रेजेंट होंगे ना तो एसडीएम भी कहेगा आइए सर बैठिए, बताइए सर क्या बात है। तो इस चीज़ को बहुत कायदे से समझ लीजिए। और वो बहुत पेचीदा चीज़ें होती हैं, वो माइंड में पिंड की जाती हैं, और वो बहुत बेहद अपने लोग होते हैं। वो इमोशनल वे में आपके सामने बोलेंगे कि तुम्हारे एग्जाम तो लगे रहते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। किस चीज़ पे डालती हैं? ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारी एक जोन होता है जिसको हम कह सकते हैं सिलेक्शन जोन होता है, जिसमें हमें फील आने लगती है कि यार इतनी जगह पर मेरी लाइकनेस है, अपने आप पता चलने लगेगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को भी। मेडिकल रिकवरी, पॉसिबल ब्रेकडाउन्स, जो नए बच्चे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों में इशू होता है। जैसे ये वाला दिसंबर जनवरी फरवरी ये सर्दी का वीक है। अब इसमें 2-3 तरीके के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो एकदम से सारा इन्वायरमेंट अपने अनुकूल बना लेंगे, उन्हें पता है कि मुझे कंफर्ट जोन में काम करने में मेरी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। एक है जो संघर्ष करेंगे हर लेवल पे छोटी छोटी चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा प्रीमेच्योर होना पड़ेगा कि यार मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिससे मेरी पढ़ाई बेहतर हो, मुझे करना पड़ेगा। दुनिया क्या सोचती है, क्या होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ बीटेक कंप्लीट करके आप पहुँचे वहाँ इतनी रिस्क लेने में अगर हमें 7 से 8 बार जोर देकर भी जो भी हमारा फाइनेंशियल पर्सन है उसको कहना पड़े तो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि वो लोग बीटेक नहीं किए जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें समझाने का तरीका यही है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उन्हें समझाने का तरीका यही है कि आप उन्हें बार बार उस चीज़ के लिए कहें, बस ये बार बार ना कहें कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ कराएं कि मुझे कंफर्ट जोन एक लेवल का तो चाहिए, कम से कम संसाधन जुटाने में, और फिर एनर्जी अपनी पूरी डाल दें। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ इसका बहुत ज़्यादा माउथ कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी हार्ट कैंपेनिंग होनी चाहिए अपने लिए। तो ये चीज़ें हैं, मैं एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट में चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग एक बेहतर एस्पेक्ट में लड़ाई लड़ें। कंपटीशन हर जगह है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन उस कंपटीटिव इन्वायरमेंट में एक इथिक काम करे कि चीज़ें स्पष्ट हों, फेयर हों। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ रख रहा हूँ। सपोज इसको आप पहला लेक्चर मान लीजिए, ये पहला लेक्चर मान लेते हैं जो अवेलेबल फॉर एवरीवन है। ऑल्दो
अभी इनरोलमेंट इस बैच में 37 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी है। जो पहले थे शायद अब 39 हो गए होंगे। जो ऑलरेडी इसके लिए मैंने एक उनके लिए 90 डेज का शेड्यूल चलाया था, उसमें से कुछ लोग सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग नॉट सिलेक्टेड हो सकते हैं, 1-2 लोग, ज़्यादातर लोग सिलेक्टेड हैं SSC वगैरह में। वो सब लोग इसके लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिया में लोग होंगे, यूपी में लोग होंगे जो इसका फॉर्म को भरेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। और सब स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। 40 वर्ष तक की जनरली एज इसमें डिफाइन रहती है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सपोज ये चैप्टर है और हम यूपीआई के एस्पेक्ट में इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने ये किया कि मेरी तरफ से क्या आपके लिए होना चाहिए। आपने तो ठीक है ESE के PYQ लगा लिए, YCT लगा ली, गुप्ता एंड गुप्ता लगा ली, गेट लगा ली, 4 साल से लगा रहे हैं। जो 2 एग्जाम दिए उनमें भी यही सब लगाया था। फाइनली कहीं ना कहीं गलती हुई और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम छोटे छोटे स्टेप में बांट लेते हैं। हम सोचते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात कर लें कि इसमें हमसे कहाँ गलती हुई। ऐसा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि DSS वाले सेक्शन में मुझसे क्या गलती हुई। मैं छोटे छोटे हिस्सों में अपनी गलती देख लेता हूँ, फिर ओवरऑल गलती का आइडिया लग जाएगा कि पूरे पेपर में इतनी गलतियाँ ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। डिफरेंट AE एग्जाम्स वगैरह हुए, उन सबको डिकोड करके एक फाइनल कंक्लूजन निकाला है कि भाई कुछ चीज़ें हमें नहीं पता हैं या कैसे पता हैं, इसको समझ लो। जैसे पहला लिखा है अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 क्लास 10.5.2.3, इसमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड दिया है। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंडेंट है थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर पे। T लेस देन और इक्वल टू 10 है, T 10 से 20 है, T 20 से 32 है, T 32 से 50 mm है। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड ये होता है, ठीक है। अब इसी में T की वैल्यू दे दी और IS के हिसाब से उसने मिनिमम साइज पूछ दिया। अगर आपको ये टेबल नहीं याद है, आप गलत कर जाओगे। आप फीलिंग से लगाओगे। 5 mm कहीं देखा था गुप्ता एंड गुप्ता में, 6 mm कहीं देखा था। पेपर गुप्ता एंड गुप्ता से अब नहीं बन रहे हैं। मतलब जो पेपर बन रहे हैं वो ये नहीं कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक से पेपर बना दें। उसमें गेट भी आ रहा है, GPSC भी आ रहा है, MPPSC भी आ रहा है। 3-4 नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, बट ऐसे मिल जा रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिख दे 36 mm के लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 8 होगा। कहाँ क्वेश्चन है? नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ से पूछा गया है और ये कोड की टेबल है जो मैंने निकाल के आपके सामने रखी है। अब जैसे इसमें सेकंड नंबर है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, उसने पूछी आपसे, साइज ऑफ वेल्ड दे दिया और पूछ दिया कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होगी। अब K की वैल्यू हमें निकालनी है और K की वैल्यू कांस्टेंट है जो डिपेंडेंट है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। तो साथ में फ्यूजन फेस का एंगल का क्लू कुछ ना कुछ देगा। 105 दे दिया तो 0.6। अब साइज ऑफ वेल्ड जो उसने दिया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने साइज ऑफ वेल्ड भी नहीं दिया, आपको थिकनेस दे दी मेंबर की, यही 36 दे दी, और आपसे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पूछ दिया। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पे लगा के K की वैल्यू लगा देना है और ये फ्यूजन फेस के अकॉर्डिंग निकाल के लगा देना। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। तो अब यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिएट हो गए 2 कॉन्सेप्ट से। चलो अब इसमें कंपटीशन है, इसमें लोग पता नहीं 0.65 का गुणा करते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं। लेट सपोज K की वैल्यू 0, गलत हो जाएगा। लोड फैक्टर, सेफ फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको कॉन्सेप्ट में मैंने क्यों रखा? कॉन्सेप्ट में मैंने ये इसलिए रखा कि जो फार्मूला है अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड अपॉन यील्ड लोड या यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड, अगर ये एक तरफ कर दें और एक तरफ लोड फैक्टर, सेफ फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दें, और आज की डेट में जो यूपीआई के लिए दे रहे हैं एग्जाम, आज की डेट में अचानक से उनके सामने क्वेश्चन आए, मैं कहता हूँ 40% लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि जब चीज़ें सिंपल हैं और सिमिलैरिटी के साथ हैं और हमारे पास कॉन्सेप्चुअल ग्रिप नहीं है तो गलत होने की संभावना ठीक ठाक रहती है। और खासकर इजी क्वेश्चंस में, SSC JEE मेंस में भी आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हुए फील हो रहे हैं बट गलत हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं दिया हमने, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बार बार नहीं लिखा है। तो ऐसी चीज़ों को लिख कर करने से उनको फंडामेंटली समझने में आसानी होती है। लोड फैक्टर, सेफ फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हमने मेंशन इसीलिए किया है कि इस वाले क्वेश्चंस में कंपटीशन है, इसमें गलती होती है। इसको जैसे भी चाहो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। किसी के लिए बहुत ईजी है, किसी के लिए बड़ा टेक्निकल है, तो उसमें कुछ नहीं है। फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। एज इट इज फार्मूला, अल्टीमेट लोड इज 320, वर्किंग लोड इज 150, व्हाट इज द लोड फैक्टर,
पूछ दिया, शेप फैक्टर पूछ दिया, तो उसमें गड़बड़ नहीं करना है, याद रखना है। इसके बाद होल डायमीटर इन केस ऑफ राइवेट एंड इन केस ऑफ बोल्ट इज गिवन बिलो द टेबल। आपके सामने जो ये कॉन्सेप्ट 4 है, इसमें बहुत ध्यान से देखो, होल डायमीटर इन केस ऑफ रिवेट एंड इन केस ऑफ बोल्ट, ये भी कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक बोल्ट की डाया है 18 mm, व्हाट विल बी द होल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अब 18 mm बोला तो ये डी 18 mm से 25 mm से कम हो गई तो 1.5 जोड़ देते हैं, तो बोल्ट की डाया हो जाएगी 19.5, काट देगा वो, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है। रिविट के केस में डी अगर लेस देन 25 है तब डी प्लस 1.5 होता है। बोल्ट के केस में अगर डी आपका 24 से 16 के बीच है तो प्लस 2 mm होगा। और यहाँ पे ये भी स्थिति हो जाती है कि बच्चा जब तक कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है तब तक कहता है कि ये क्वेश्चन तो गलत ही दे दिया इन्होंने, एग्जाम वालों ने, ये तो आंसर है ही नहीं। फिर इस चीज़ को समझना है कि रिवेट के केस में अलग है, बोल्ट के केस में अलग है। सीन 1 2 3 डाया में ऐड होता है, 12 14 16 24 और 24 के बीच। अब यहाँ पे होगा कि 15 mm का क्या कोई बोल्ट नहीं होता है? नहीं होता है, पॉसिबली नहीं कंसीडर किया जाता है। 12 से 14, 16 से 24, 24 mm जो एग्जिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनती है। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा बिना वो करना है कि कोड पे क्वेश्चन उठाना है और उसको लेके क्वेरी करनी है। उन क्वेरी को बचाव करके थोड़ा सा चलना है और उनको फिर कभी क्वेरी कर लेना है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है 5वां। ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आप लास्ट कॉन्सेप्ट तक कहेंगे। अब स्टील में तो कुछ आएगा नहीं, अदर से आएगा, वो भी आएगा, ये फर्स्ट फेज है। कॉन्सेप्ट 5वां जो कह रहा है वो है मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग, द डिफ्लेक्शन इज लिमिटेड टू स्पान अपॉन 120। IS कोड के हिसाब से मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपसे कैंटिलीवर बीम का पूछा है, सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग, सपोर्टेड बाय ब्रिटल क्लैडिंग, स्पान मतलब लेंथ अपॉन 120 150 ये होता है। अब ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। अब अगर सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछा जाए, ये भी पूछा गया, तो स्पान अपॉन 240 है इलास्टिक के लिए, ब्रिटल के लिए स्पान अपॉन 300 है। ये कम पूछा गया है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम में पूछा गया है, जो कि स्पान अपॉन 325 लिमिटेड होता है। तो ये L अपॉन 325 याद होगा आपको, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा गया SSB में। अच्छा, अब मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पर्लिन्स और ग्रिड्स में भी पूछा गया है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के केस में मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन पर्लिन्स और ग्रिड्स के लिए क्या होगा? अब ये भी मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, इसके लिए इलास्टिक क्लैडिंग में स्पान अपॉन 150 और ब्रिटल क्लैडिंग में स्पान अपॉन 180। इस पर ध्यान कम लोगों का जाता है, या जाता भी है, क्वेश्चन जिन्होंने लगाया उनका जाता भी है। ये डिफरेंस आपको समझना है। अब ये 3 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गए, बल्कि 4-5 क्वेश्चन हो गए, कभी इलास्टिक कभी ब्रिटल। अब इसको जब आप प्रिंट आउट निकालोगे, इस पे कलरिंग करोगे, लिखोगे, उसके बाद फिर अलग पेज पे इसको रख दोगे, फिर मॉर्निंग में फिर लिखोगे इलास्टिक क्लैडिंग के लिए ये, ब्रिटल क्लैडिंग के लिए ये, तो वो चीज़ वहाँ पे डाउट जोन में नहीं आएगी, सीधे सीधे करेक्ट एकदम लगेगा। यहाँ 150 होगा, नहीं यार 240 पड़ा था, सिंपल सपोर्टेड है, नहीं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात है, नहीं कैंटिलीवर की बात है। ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसी वाले में रहेंगे जो बड़ा वाला सर्किल में मैंने बनाया 60 से 65 सही, और समझ भी नहीं आएगा क्यों हुआ, क्योंकि फीलिंग तो आती हुई सी थी, पढ़ा हुआ सा था। इसके बाद अगला वाला है कॉन्सेप्ट 6 है। इसमें कॉन्सेप्ट 6 में क्या है, IS 800 2007 के हिसाब से परमिसिबल डिफ्लेक्शन अगेंस्ट टाइप ऑफ गैंट्री गर्डर टैबलेटेड किया है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन गैंट्री गर्डर का पूछा जाता है, जिसमें परमिसिबल डिफ्लेक्शन की बात की जाती है, एक्चुअली में वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है। ये ऐसा मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया द लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैंट्री गर्डर और ये इसमें से ऑप्शन नहीं हुआ L/500 750 1000 600, आंसर हुआ L/400, फिर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन तो गलत है, इसका आंसर तो गलत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी जगह वहाँ पे गलती ही बोला जाता है, लेकिन कुछ ऑड चीज़ें हैं जिन्हें पता होना चाहिए। तो मैनुअली ऑपरेटेड है तो L/500 होगा, अप टू 500 किलो न्यूटन है तो 750 होगा, 500 किलो न्यूटन से ज़्यादा है तो 1000 होगा, 600 होगा अगर अदर मूविंग लोड सच है चार्जिंग कार्स है। अब इसी में एक चीज़ है जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था, ESE में L/400, ये लेटरल डिफ्लेक्शन है और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रेल्स सपोर्टिंग 10 mm और क्रेन्स L/400।
ये न्यू चीज़ है। ये कंपटीशन में आपको सीधे सीधे पता चला 100 लोगों में 5 लोगों ने किया, 20 ने छोड़ा, 80 ने उन्हीं में से कोई लगा दिया एलबटे 750 या 500। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट 7 को देखो। कॉन्सेप्ट 7 में ये चीज़ आपको रटी हुई होगी, लेस देन और इक्वल टू 1.4 होता है, बाकी छोड़ो अपान में होता है। ऐसे ज़्यादातर लोग देखते हैं, 100 में से 65 लोग ये देखते हैं, 15 लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। 15 लोग ये देखते हैं कि यार भाई ये टाउ वी अपॉन टाउ एफ प्लस सिग्मा टी अपॉन सिग्मा टी एफ ये क्या है, शियर स्ट्रेस है, बियरिंग स्ट्रेस है, क्या है, वी एस बी अपॉन वी डी बी जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे इस बार क्वेश्चन बनना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ये हम रिवेट्स की बात कर रहे हैं, कंबाइंड स्ट्रेसेज जो होनी चाहिए वो लिमिट कैसे करनी चाहिए, और जबकि दूसरा वाला जो है उसमें बोल्ट रजिस्ट करता है डिजाइन शियर फोर्स और डिजाइन टेंसाइल फोर्स को एट द सेम टाइम। उसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जिसमें स्क्वायर लगे हैं और लेस देन और इक्वल टू 1 वैल्यू है। इसको ऑप्शन दे के बोल्ट वाले को क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये एक चीज एडिशनल हो गई जो फिर से कंपटीशन में आपको आगे कर देगी। फिर टाइप ऑफ स्टिफनर पे रिलेट करके छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़े डाउट होते हैं। कहीं लिख दिया हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इज यूज्ड टू प्रिवेंट शियर बकलिंग, बियर बकलिंग, बकलिंग ड्यू टू शियर, बकलिंग ड्यू टू बियर, इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। वहीं इंटरमीडिएट लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर लिख दिया, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर लिख दिया। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का जो काम है वही इंटरमीडिएट लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर का काम है, जो वर्टिकल स्टिफनर का पर्पज है वही इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स का पर्पज है। बियरिंग स्टिफनर का अलग पर्पज है, सामने लिखा है वेब बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग की बात होगी तो हॉरिजॉन्टल या इंटरमीडिएट लॉन्गिट्यूडनल आएगा, वर्टिकल की बात होगी तो वेब बकलिंग ड्यू टू शियर। तो क्या इसमें बियरिंग या बेंडिंग में बकलिंग नहीं होती? होती है, कंपैरिजन में बहुत कम होती, निगलेक्ट करके मान के चलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, शियर, बेंडिंग और डिफॉर्मेशन अगेंस्ट लार्ज पॉइंट लोड्स ये बियरिंग स्टिफनर्स में होता है। इसके अलावा डायगोनल स्टिफनर भी होता है, तमाम क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये फेस 1 है जिसमें मैं कम से कम ये चीज़ें तो गलत नहीं करना है। अभी हम सेकेंड सर्किल में आने वाला ये कॉन्सेप्चुअल ग्रिप मान रहे हैं, फर्स्ट सर्किल वाला बहुत अलग लेवल का जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट 9, कॉन्सेप्ट 9 में हमने क्या किया है, स्पेसिफिकेशन फॉर द पिच ऑफ बोल्ट्स और राइवेट्स टैबुलेट किया है। मिनिमम पिच एंड मिनिमम गॉज लेंथ इस पे पूछा जाता है, मिनिमम पिच एंड मिनिमम गॉज लेंथ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो लोग 1.5D तक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कॉन्सेप्चुअल तौर पर इसे नहीं पढ़ा, क्वेश्चन लगाया है बार बार, कहाँ 1.5D था, कहाँ 2.5D था, कहाँ 1.7 था, ये उनको लोड नहीं रहता। इतने क्वेश्चन लगा लेते ना तो फिर गलतियां भी होती हैं, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी लगाने हैं। मिनिमम पिच एंड मिनिमम गॉज डिस्टेंस, जैसे आपके राइवेट्स होते हैं तो उनके बीच की उन्हीं की डायमेंशन में जो डिस्टेंस है, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो पिच और गॉज होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे जो यहाँ से डिस्टेंस है और जो नीचे से डिस्टेंस है, एक इन डिस्टेंस होती है, एक एज डिस्टेंस होती है, मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसके बेसिस पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, वो पूछी जाती हैं, उनको हमें याद रखना है। तो इसके लिए हमारा पेन और पेपर का यूज करके हमें उसका वैल्यू लिख लेनी चाहिए। जैसे मिनिमम एंड डिस्टेंस और मिनिमम एज डिस्टेंस, वो दोनों की वैल्यू जो है 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल फॉर मशीन कट एलिमेंट है, और 1.7 जो है वो बोल्ट होल फॉर हैंड कट एलिमेंट है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है ठीक ठाक इस तरह का। ऐसे ही मैक्सिमम इंड एज डिस्टेंस की बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मोस्टली लोग इसको गलती कर जाते हैं। 12T इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है 250 अपॉन FY का अंडर रूट है, FY क्या है यील्ड स्ट्रेस है, T क्या है यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, ये मैक्सिमम इंड एज डिस्टेंस है। मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट्स और राइवेट्स और वेल्ड्स इन द कंप्रेशन जोन, तो ये 12T 200 जिसमें लेस हो, और ऐसे ही टेंशन में 16T और 200 जो लेस हो, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट 10 की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट 10 में बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ये मेंशन है। PB की वैल्यू है 2.5 kb DT FU, और KB क्या है, मिनिमम है E/3DH।
इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट 11 है, जहाँ पे हमने रोल्ड स्टील सेक्शन के एक तरीके से डिफाइन किया है। फिर कॉन्सेप्ट इनका मतलब एक तरीके से एलेबोरेट किया। फिर कॉन्सेप्ट 12 है जहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड और लैब दिया है। फिर कॉन्सेप्ट 13 है जहाँ पे इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर को मेंशन किया है, क्या सैलो प्लेट गर्डर है, क्या डीप प्लेट गर्डर है। इसके बाद कॉन्सेप्ट 14 है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज पूछी जाती हैं, स्ट्रेस वैल्यू, एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसमें डाउट हो जाता है। मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है इसमें। इसके अलावा कॉन्सेप्ट 15 है जिसमें सेफ फैक्टर है डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल का। इसमें ऊपर वाले 2 हटा दो, ट्रायंगुलर डायमंड, नीचे वालों पे अगर बढ़िया मैच द कॉलम बना दो या नॉट का क्वेश्चन बना दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा नॉट का। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इनसे इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा कि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमारे सामने जो मैक्सिमम गलतियां हो सकती हैं वो हमें नहीं करनी है और अपने आप को बहुत बेहतर जोन में रखना है। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किए थे जो इसमें शामिल नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता था 2019 और 2021 में स्टील स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन आए हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनको शामिल कर देंगे। उन क्वेश्चंस में ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का कितना यूज है, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का कितना नॉट यूज है, कितने क्वेश्चन गेट से आए हैं, कितने क्वेश्चन ईएस से आए हैं, कितने क्वेश्चन अदर स्टेट के ए से, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाते जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनरोल नहीं हो पाया है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कर देंगे। इस वीडियो से केवल मैं ये मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें, जितनी देर में मैंने ये आपको वीडियो बनाया, इतनी देर में आप बहुत कुछ सुनते हो, जिसमें यही सुनते हो यूपीएससी जो आएगा ना एग्ज़ाम, उसमें जो हमको करना है ना वो देखेंगे ना, उसमें अगर जीएस पार्ट 1 में आ जाएगा, उसकी जगह जो ये आपने सुना स्टील स्ट्रक्चर से रिलेट करके, इससे आपके मन में अगर थोड़ा बहुत भी पेपर दिए होगे, चाहे मेंस का दिया हो, जेई का, या 2019-2021 का दिया हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील आएगी कि भाई प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा अलग माइंडसेट होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, एन बैच की फ़ीस यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है और इस व्हाट्सएप पर आप बातचीत हमसे कर सकते हैं और अब डिसीजन ले सकते हैं।